हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। जैसा कि आपको थंबनेल से ज्ञात हो गया होगा कि आज रिवीजन क्लास चलने वाली है। इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर, जो कि कॉमन पेपर है, इस पेपर को हम कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट है हमारा अक्षमता को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज, जिसमें हमें विकलांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता के मॉडल, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, विशेष शिक्षा में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, भारतीय परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियाँ और कानून में विकास, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, विकलांगता का मॉडल, यानी कि कुल मिलाकर हमें केवल और केवल अक्षमता को समझना है। तो हम टाइम ख़राब ना करते हुए सबसे पहले हम यूनिट 1.1 से लेकर 1.5 तक एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ से हमारा यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होता है, अक्षमता को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी। सबसे पहले हम विकलांगता क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विकलांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता का मॉडल क्या है, ये हमारा यूनिट 1.1 है। इसमें हम देखेंगे कि दिव्यांग शब्द की अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। यानी कि जो दिव्यांगता होती है वो शरीर से या फिर मन से या फिर अन्य किसी प्रकार से संबंधित होती है। कुछ जो विकलांगता होती है वो कुछ समय के लिए होती है, कुछ दिव्यांगता ऐसी होती है जो लंबे समय तक चलती रहती है। दिव्यांगता की सबसे स्वीकार्य परिभाषा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, UNCRPD, इसके द्वारा दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्तियों में लंबी अवधि से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोष जो शामिल होते हैं, जो विभिन्न बाधाओं के साथ काम करते हैं और दूसरों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक दिव्यांग व्यक्ति के रुकावट में बाधा, या फिर दिव्यांग व्यक्ति जैसे वो प्रोग्रेस करेगा, या कह लीजिए कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे आवश्यकताएं ज़्यादा पड़ती हैं और उसके अनुसार जब वो आगे कार्य कर रहा होता है तो फिर उसमें उसको दिक्कत आती है और बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और यदि हम विकलांगता को राष्ट्रीय परिदृश्य से देखें तो विशेष शिक्षा में ऐतिहासिक परिदृश्य, जिसमें भारतीय परिदृश्य दर्शाया गया है, जिसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि रामायण काल में क्या हुआ था। रामायण काल में आप लोग कैकेयी से परिचित हैं, और कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उससे भी आप लोग परिचित हैं। मंथरा जो थी वो की मंद बुद्धि की थी। अगर हम ऐसे ही देखें अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में विकलांगता के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें भी उल्लेख मिलता है। साथ ही साक्ष्य में देखें तो साक्ष्य में भी विभिन्न प्रकार के बौद्धिक अक्षमताओं पर भी बात की गई है। साथ ही गर्भा उपनिषद में देखें तो लगभग 1000 ईसा पूर्व में देखें तो उसमें भी बहुत सारे दोषपूर्ण वाले बालक मिलते थे। आगे हम पतंजल में जाते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि जो हमारे पतंजल को गौड़ पथगा को पढ़ाना पड़ा, जो कि एक सुस्त दिमाग वाला व्यक्ति था, यानी कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चा था वो। और पतंजलि योग सूत्र में देखें तो उसमें भी मानसिक मंदता से जो ग्रसित बालक होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनको भी चिकित्सा के रूप में योग कराया जाता है। साथ ही चिकित्सक चरक के अनुसार अगर देखें तो उसमें बौद्धिक अक्षमता और विभिन्न कारण और बौद्धिक अक्षमता से विभिन्न प्रकार के और भी जो वर्गीकरण है बौद्धिक अक्षमता के, उनसे ग्रसित व्यक्ति उसमें मिलते हैं। आगे बात करें तो संगम साहित्य आता है, जिसमें बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। कौटिल्य की देखें तो
विकलांग व्यक्तियों के लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाने पर भी प्रतिबंध इन्होंने लगाया था। तो कौटिल्य उस समय जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको आगे लाने के लिए प्रयासरत थे, ऐसा प्रतीत होता है हमारे इतिहास से। और जो उनके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग किए जाते थे, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता था, या कह लीजिए कि उनका कहीं भी अस्तित्व नहीं था, उनको आगे लाने में हमारे जो कौटिल्य महोदय थे वो अग्रणी रहे। ऐसे ही विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियों में भी ऐसी पुस्तक देखने को मिली है जिसमें विकलांगता शब्द के बारे में जिक्र किया गया है। अर्थशास्त्र, जिसमें आप लोग जानते ही हैं, अर्थशास्त्र इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रय और अस्पताल, यानी कि जो चौथी शताब्दी थी उसमें कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे थे जो दिव्यांगों के लिए लाभप्रद थे। फिर वैदिक युग में अगर हम देखें तो अष्टावक्र आर्थोपेडिक हानि का एक गंभीर मामला सामने आया था, जो कि इसमें बहुत दिव्यांग था, यानी कि एक दिव्यांगता के साथ साथ और भी दिव्यांगताओं से ग्रसित होना। फिर हम आते हैं भगवान बुद्ध, महावीर, अशोक, महान, हर्षवर्धन। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए अस्पताल स्थापित किए गए थे। साथ ही मुगल शिवाजी विकलांगों के लिए धर्मार्थ कार्य कर रहे थे। 1883 में मुंबई में बधिरों के लिए पहला स्कूल स्थापना किया गया था। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 1887 में अमृतसर में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया गया था। ये हमारा भारत का पहला स्कूल था। यह भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे 1941 में बॉम्बे में मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया गया था। तो हम ये तीनों पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे, इसको हम भूलेंगे नहीं। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। साथ ही यदि ऐतिहासिक परिदृश्य से पूछा जाता है तो उसमें भी आप इसको अंडरलाइन करते हुए लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा है राष्ट्रीय दिव्यांगता नीति 2006। राष्ट्रीय दिव्यांगता नीति यह मानती है कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन है और एक ऐसा वातावरण की ज़रूरत है जो उन्हें समान अवसर, उनके आधिकारिक सुरक्षा और समाज में पूर्ण भागीदारी उनको प्रदान करे। शिक्षा, समाज और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी वाहन है। यानी कि राष्ट्रीय दिव्यांगता नीति 2006 यह कहती है कि जैसे हमारे सकलांग बालक हैं उसी प्रकार से हमारे दिव्यांग बालक भी हैं। यानी कि जैसे एक सामान्य बच्चे को सारी सुविधाएं, शिक्षा, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, यहाँ तक कि उसको हर अधिकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हमारे दिव्यांग व्यक्तियों को भी हर प्रकार से अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आगे है हमारा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की लंबी इतिहास पूर्व स्वतंत्र भारत में है, जो शहरी क्षेत्रों में केंद्रित अलग अलग स्कूलों की स्थापना के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के माता पिता द्वारा शुरू किया गया है। स्वतंत्रता के बाद और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संवैधानिक लक्ष्य के साथ भारत ने प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के नामांकन और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित किया है। यानी कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें इनके माता पिता भी प्रतिभाग करते हैं। आगे है सर्व शिक्षा अभियान SSA। इससे आप लोग बखूबी परिचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान शैक्षिक प्रक्रिया में दिव्यांग बच्चों सहित विशेष समूहों के समावेश और भागीदारी पर केंद्रित है। यानी कि जैसे हमारे परिषदीय विद्यालयों में हमारे सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान का कहना यह है कि 2001 में इसका एक अभियान लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य यह भी था कि जैसे 6 से 14 वर्ष के बीच जो हमारे बच्चे होते हैं वो परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही हमारे दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे।
आगे हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान योजना बनाने वाले को इस बात का एहसास हुआ कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा जो है वो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने पर ही उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। नहीं इस तरह की चिंताओं के आधार पर नामांकन से इनकार किया जा सकता है। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे हमारे सामान्य बच्चे परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही हमारे दिव्यांग बच्चे भी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ेंगे। उनका एडमिशन लेने से कोई भी नोडल टीचर हमारा इनकार नहीं कर सकता है। जैसे हमारे सामान्य बच्चों का वहाँ पे नामांकन होता है, बच्चे हमारे वहाँ के परिवेश में, वहाँ के वातावरण में जाकर अलग अलग बच्चों से मिलकर वहाँ पर बैठकर एक क्लास में पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमारे दिव्यांग बच्चे भी जाएंगे और उन बच्चों के साथ में बैठकर उनके साथ वहाँ पर पढ़ सकते हैं और उस नामांकन में अपना भी एक भाग ले सकते हैं वहाँ पे और अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे दिव्यांगों हेतु समावेशी शिक्षा माध्यमिक स्तर पर। दिव्यांगों हेतु समावेशी शिक्षा माध्यमिक स्तर पर IEDSS को महसूस करते हुए यह योजना चालू किया गया कि दिव्यांग बच्चों हेतु न केवल मानव अधिकार है बल्कि यह अच्छी शिक्षा भी है। यह सामाजिक कौशल के विकास को बढ़ावा देती है और दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा IEDC की योजना को समावेशी शिक्षा की संशोधित योजना में बदल दिया गया है। यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे वो समावेशी शिक्षा या एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा क्या है, दोनों की परिभाषा सेम है लेकिन उसमें ज़रा सा अंतर है। तो हम जब कभी भी इस टॉपिक पे आएंगे तो इसको आपको क्लियरली समझाएंगे। फिलहाल अभी यह जानेंगे कि सामान्य बच्चों के साथ में हमारे ये दिव्यांग बच्चे भी वहाँ पे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस अभियान के अंतर्गत यह कहा गया है कि जैसे हमारे एक सामान्य बच्चे के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षा जैसे कि बुनियादी ढांचे, प्रबंधन सूचना प्रणाली, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण संसाधन, शिक्षण योग्यता, स्कूलों में विशिष्ट तैनाती, शिक्षकों के सेवा प्रशिक्षण में सभी प्रकार की सुविधा व सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को भी इन सब चीज़ों की सुविधा मिल सके। तो ये हमारा किसका कहना है, ये हमारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कहना है कि जैसे उनके लिए पाठ्यक्रम का विकास किया गया है, सारे प्रसाधन उनके लिए लाए गए हैं सामान्य बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये सारी चीज़ किए जाएंगे। आगे है विश्वविद्यालय कॉलेज में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष इकाइयाँ। उच्च स्तर की शिक्षा के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विशेष शिक्षा में TEPSE शिक्षक तैयारी और दिव्यांग लोगों के लिए उच्च शिक्षा में HEPSN जैसी योजनाओं को एकीकृत किया गया है। आप देख सकते हैं ये दोनों योजनाएं चालू की गई हैं जिससे एक दिव्यांग व्यक्ति उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करे। साथ ही अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE के पास शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जो उनकी शिक्षण है वो शुल्क दे नहीं रहेगी। और आगे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोर्सों में भी अगर वो नामांकन अपना कराते हैं तो उसमें भी उन्हें 5% का आरक्षण दिया जाएगा और 5 अंक उनको छूट में मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं जिससे एक दिव्यांग व्यक्ति हमारा वो आगे चलकर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब अगर हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे, तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य क्या कहता है हमारा, इसमें है हमारे प्रागैतिहासिक काल में दोषपूर्ण रूप से जन्म लिए बच्चों को जान से मार दिया जाता था। यानी कि जो हमारे बच्चे थे दिव्यांग के, उनको हम ये समझा जाता था कि ये बच्चे दोषपूर्ण हैं और ये पूर्व जन्मों के पाप हैं, तब ये बच्चे जन्म लिए हैं और ये किसी अंग से डैमेज हैं।
यानी कि उनके अगर एक हाथ नहीं होता था, एक पैर नहीं होता था, शारीरिक रूप से अक्षम है, अगर बौद्धिक रूप से अक्षम है, या फिर उन्हें कोई अन्य दिव्यांगता आ रही है, तो ये समझते थे कि ये इनके पूर्व जन्मों का पाप है। साथ ही उनको शैशवावस्था में ही मार डालते थे कि ये बच्चा अगर आगे रहा तो मेरी बेइज्जती कराएगा या फिर मैं इस समाज में जी नहीं पाऊँगा। तो ऐसे ये हमारे जो परिदृश्य हैं, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार हमारे इतिहास में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हम सबसे पहले चलेंगे 12वीं शताब्दी में। इसमें इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने दिव्यांगों के लिए अलग अलग कानून बनाया जो समाज से अलग रखने का प्रावधान था। आगे हम 16वीं शताब्दी में चलते हैं। 16वीं शताब्दी में हमारे पोप ग्रेगरी और अन्य धर्मार्थ मिलते हैं जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों के सेवा के लिए अपने अलग अलग उपदेश दिए। आगे हम मध्यकालीन इतिहास में चलते हैं, तो इसमें देखते हैं कि उन बच्चों को बहुत ही अपशब्द बोले जाते थे, जिसमें उनको कहा जाता था कि ये बुरी आत्मा है, या फिर इनको ऐसा प्रकोप दिया गया है जिससे ये ऐसे बच्चे विकलांग हुए हैं। जैसे उन्हें बुरी आत्मा, प्रकोप या फिर पूर्व जन्मों का पाप, ऐसे अपशब्द कहकर उनको बुलाते भी थे। बाद में अनेक अनुयायी सामने आए और उन्होंने अनाथालय खोला और उनमें इन बच्चों के लिए व्यवस्था की गई। आगे 17वीं शताब्दी में आते हैं, तो 17वीं शताब्दी में देखने को मिलता है कि इसमें रेने स्कॉट नामक एक व्यक्ति ने इनके सीखने की बात कही। इसी समय बहरे व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए पैडो पोंस डी लियोन ने पढ़ाई लिखाई व शिक्षण का कार्य प्रारंभ कराया। यानी कि अब 17वीं शताब्दी तक आते आते दिव्यांग व्यक्तियों के कुछ स्थिति में सुधार आने लगा था, यानी कि उनके पढ़ाई लिखाई पे भी अब जोर दिया जाने लगा। साथ ही 18वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो इसमें रूसो और लॉक, इन्होंने बच्चों के उपचार में भी अपना योगदान दिया। यानी कि जो बच्चे बौद्धिक दिव्यांग होते थे, या कह लीजिए कि जो बच्चे शारीरिक दिव्यांग होते थे, अगर वो बीमार पड़ते थे तो उनका फिर दवा नहीं कराया जाता था, ना ही उनके लिए कोई भी इलाज की सुविधा दी जाती थी। तो ये 18वीं शताब्दी में क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से प्रारंभ होता है एक, जैसे बच्चे को कोई बीमारी हो रही है या बच्चे को और कोई दिक्कत आ रही है तो उसका इलाज इसमें कराया जाएगा, वो भी मानवीय इलाज। साथ ही अब हम वर्तमान में आते हैं, तो वर्तमान में यह देखने को मिलता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण का कार्य मार्क इटार्ड ने इसी काल में प्रारंभ कर दिया था। आगे हम चलें तो अंतर्राष्ट्रीय और भी नीतियां देखने को मिलती हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम केवल इसके कुछ बिंदु ही देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र। दूसरा हमें देखने को मिलता है बच्चों के अधिकारों पर समावेशन। तो ये सारे जो कानून हैं या इनकी नीतियां हैं, ये आप एक बार स्वयं से इसको देख लीजिएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पेपर आपको बहुत कठिन लगेगा, पेपर आपके लिए आसान रहेगा, आप उसको अच्छे से कर ले जाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं विकलांगता के मॉडल पर। विकलांगता का मॉडल जो दिया गया है, इसमें पहला है हमारा नैतिक या धार्मिक मॉडल, दूसरा है चिकित्सा मॉडल, तीसरा है सामाजिक मॉडल और चौथा है हमारा पहचान मॉडल अधिकार आधारित मॉडल, यानी कि मानवाधिकार मॉडल। इस पर हम थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे। सबसे पहला हमारा जो है नैतिक या धार्मिक मॉडल, इसमें क्या कहा गया है कि विकलांगता का नैतिक और धार्मिक मॉडल विकलांगता का सबसे पुराना मॉडल है। सबसे पुराना मॉडल कौन सा है? नैतिक या धार्मिक मॉडल। आगे है यह क्षमता को ईश्वर के कार्य के रूप में देखता है। आमतौर पर विकलांगों द्वारा किए गए कुछ पापों की सजा व्यक्ति या
उनका परिवार प्राप्त कर रहा है। यानी कि जो धार्मिक मानता है वो यह मानता है कि जो हमारे ये विकलांग व्यक्ति हुए हैं या विकलांग हमारे बालक हैं जो, वो क्या हैं, पापों की सज़ा भुगत रहे हैं। पूर्व जन्मों में उन्होंने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी सज़ा वो इस जन्म में पा रहे हैं। आगे है, यह मॉडल यह भी कहता है कि अक्षम लोग या उनके परिवार में किसी ऐसे अज्ञात कार्य के दोषी हैं जिसके कारण उनकी अक्षमता अथवा विकलांगता हुई है। यानी कि ऐसे कार्य उन्होंने किए थे जो अभी ज्ञात नहीं है, उसी का फल ये पा रहे हैं, तब जाके ये दिव्यांग हुए हैं। दूसरा है हमारा चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल में क्या कहा गया है कि विकलांगता का चिकित्सा मॉडल व्यक्ति की समस्या के रूप में विकलांगता को देखने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सीधे बीमारी, आघात या अन्य स्वास्थ्य स्थिति के कारण होता है। यानी कि यह कहा गया है कि ये बच्चे ऐसे हैं जिस पे डॉक्टर लोग प्रयोग करके यह जाने कि ये क्यों हुआ है। नेक्स्ट है, इसीलिए उन्हें अनुभव व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत उपचार के रूप में प्रदान की जाने वाली निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल में क्या कहा गया है कि विकलांगता का सामाजिक मॉडल विकलांगता के मुद्दे को सामाजिक रूप से निर्मित समस्या के रूप में देखता है। इस मॉडल में विकलांगता किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का एक जटिल संग्रह है जिसे कोई सामाजिक परिवेश द्वारा निर्मित किया गया है। सामाजिक मॉडल में देखा जाए तो इसमें अक्षमता को व्यक्ति और पर्यावरण के बीच बातचीत के परिणाम के रूप में देखा जाता है। यानी कि पर्यावरण अगर उनका दूषित है या फिर समाज में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसके कारण वो दिव्यांग हो रहे हैं, तो उसको भी हे दृष्टि से देखा जाता था। अगला है हमारा पहचान मॉडल। यह मॉडल सामाजिक मॉडल की समझ को समझा करते हैं और विकलांगता का अनुभव सामाजिक रूप में करते हैं। पहचान मॉडल के तहत अक्षमता का एक चिन्ह मार्कर है अल्पसंख्यक पहचान में सदस्यता, जैसे प्रजाति। पहचान मॉडल के तहत दुनिया में एक निश्चित प्रकार के अनुभव के रूप में विकलांगता को मुख्य रूप से परिभाषित किया गया है। और हमारा लास्ट प्रकार है मानवाधिकार मॉडल। मानवाधिकार मॉडल में क्या कहता है कि समुदायों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक मॉडल विविधताओं और भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं। विकलांगता अधिकार मॉडल विकलांगता को मानव संस्कृति के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में भी ध्यान देता है। यानी कि मानव यह समझता है कि जो ये हमारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनमें भी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारा भी अधिकार होता है कि इनका हम सहयोग करें, इनके उपचार के लिए भी और इनकी शिक्षा के लिए भी, इनको आगे बढ़ाने के लिए भी। आगे हम बात करेंगे 1.2 का। 1.2 कहता है हमारा कि अवधारणा, अर्थ और परिभाषा, जिसमें हमें अक्षमता, क्षति, विकलांगता और गतिविधि सीमा, आवास और पुनर्वास, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्षति के बारे में जानेंगे। क्षति क्या होती है? कोई भी समस्या या कह लीजिए शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या अगर हो रही है शरीर में तो क्षति होगी। यानी कि एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक या मानसिक रूप से यदि वह पीड़ित है या फिर ऐसी कोई असामान्यता आती है तो वो क्षति कहलाती है। या किसी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हानि पाई जा रही है तो वह भी क्षति का कारण बनेगी। क्षति में प्राणी की क्षमता को प्रभावित किए बिना उसकी संरचना व कार्य प्रणाली को ये प्रभावित करता है। जैसे व्यक्ति संपूर्ण है लेकिन बौद्धिक स्तर से वह पूर्ण नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि किसी न किसी प्रकार से उसमें हानि आ रही है, वही हानि उसकी क्षति है। जैसे किसी व्यक्ति का रेटिना क्षतिग्रस्त होता है तो वह दृष्टि अक्षम हो जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क के धीमे धीमे कार्य को वो बौद्धिक क्षति कहा जाता है। जैसे मान लीजिए शरीर में किसी भी प्रकार से कोई एक अंग डैमेज हो रहा है, चाहे वो आँख हो, कान हो, नाक हो या हमारा हाथ हो या हमारी जीभ हो, किसी भी
अंग पर या हमारे ज्ञानेंद्रियों पर किसी भी प्रकार से कोई असामान्यता आती है या कोई हानि होता है तो वो हमारा क्षति कहलाएगा। आगे हम देखेंगे अक्षमता। जब क्षति के परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति की तरह क्रियाकलापों को करने में बाधा आती है या क्षति महसूस होती है तो उसको हम अक्षमता कहते हैं। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार से शारीरिक दोष पाया जा रहा है, मानसिक दोष पाया जा रहा है या फिर उसमें किसी अन्य प्रकार का दोष पाया जा रहा है, तो वो अगर दोष पाया जाएगा तो उसमें किसी न किसी प्रकार की हानि पाई जाएगी और वह हानि क्या होगी? क्षति। और जब वही क्षति के कारण कोई भी कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी या कह लीजिए कि उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी तो वह अक्षमता कहलाएगी। आगे हम बात करेंगे विकलांगता का। विकलांगता क्या होती है? जब क्षति और अक्षमता दोनों के कारण व्यक्ति कोई कार्य करने में असहजता महसूस करता है या कह लीजिए उनके क्रियाकलापों में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वह क्या कहलाता है? विकलांगता या दिव्यांगता। यानी कि क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप जो कार्य बाधा उत्पन्न होगी उसी को दिव्यांगता कहेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश हाथ जल जाए तो उसकी कोशिकाएं या ऊतक जलने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वो फिर कार्य नहीं कर पाता है या फिर हाथों में पैरों में जकड़न आ रही है तो वो किसी कार्य को करने में असमर्थ रहेगा, जैसे कि पैरों से वो चलने में असमर्थ रहेगा। अब आगे हम जानेंगे आवास एवं पुनर्वास। आवास क्या है? आवास शब्द जो है आमतौर पर एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से जन्म से कुछ विकलांग व्यक्तियों को उनकी अवशिष्ट क्षमताओं को उनके अधिकतम विकास के लिए चैनलाइज करने में मदद करती है ताकि वह संभव सामान्य जीवन जी सके। यानी कि उसका जो परिवेश होता है या फिर उसके जो शारीरिक बाधाएं होती हैं, मानसिक बाधाएं होती हैं या उसकी क्षमताओं में जो कमियां पाई जाती हैं, उन क्षमताओं में कुछ मदद से या सहयोग से उसको सुधारा जाता है जिससे वह आगे चलकर अपना जीवन यापन कर सके। पुनर्वास क्या है? पुनर्वास में ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रूप से बहाल करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि उसके लिए ऐसे उपकरण या व्यावसायिक उपयोगिता को लाकर उसके जीवन में उसको ऐसी चीज़ों से पारंगत बना देना जिससे वह अपना जीवन यापन स्वयं से कर सके। जैसे उसकी कार्यविधि आसानी से होने लगे और सारी प्रक्रियाओं को वो स्वयं से करने लगे। आगे हम देखेंगे अंतर, पुनर्वास और आवास में अंतर। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एक बार आप स्वयं से भी पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। पुनर्वास में क्या होता है कि अक्षमता या दुर्बलता वाले जो किसी भी व्यक्ति होते हैं उनकी मदद की जाती है। आवास में क्या होता है? विकलांगता या दिव्यांगता के साथ में पैदा हुए व्यक्तियों की मदद के लिए या फिर जो विकास की उनकी क्षमता होती है उसको संदर्भित करता है और वह अस्तित्व में नहीं होता है या फिर कह लीजिए कि उनकी जो सहयोग की जाती है वो देर से होती है। दूसरा है हमारा कि यह क्षमताओं को बहाल करने को दर्शाता है हमारा पुनर्वास, जबकि आवास ऐसा नहीं करता है। और जब ऐसा नहीं हो पाता है या माता पिता के द्वारा देरी की जाती है, चिकित्सक द्वारा देरी की जाती है या कह लीजिए शीघ्र पहचान करने में देरी होती है तो वहाँ पे विलंबता आती है, डिले होता है बच्चे के विकास करने में। तो इसको आप लोग एक बार स्वयं से पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यूनिट 1.3 का, जिसमें परिभाषा, श्रेणियाँ, बेंचमार्क विकलांगता और भारत में PWD के लिए
कानूनी प्रावधान।